हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 7 का एनसीईआरटी भूगोल का पढ़ने जा रहे हैं आज हम। और कक्षा 6 का भूगोल हो गया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज है पर्यावरण। तो आज पर्यावरण के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, जैसे ये पर्यावरण का घटक है। ठीक, ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित मतलब इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। ये क्या है कि मानव खुद इसको बनाया है। और वहीं प्राकृतिक देन क्या है? जो प्राकृतिक देन से हमको मिला है, जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव जैवमंडल। ये जो है प्राकृतिक देन है। ठीक है, और उसके बाद जो मानव के द्वारा है, तो जैसे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक, ये पर्यावरण घटक है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राण के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी अजीवी दोनों परिस्थिति सम्मिलित है। ठीक, जैसे जीवी और अजीवी क्या है? तो सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, इसको सजीव कहते हैं। और अजीव निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ठीक है, अब पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। ठीक है, पृथ्वी की ठोस प्रवृत्ति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों से, खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे वायु, जैवमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। जैसे स्थल मंडल देखिए, इसे घर है, रोड है, बस चल रही है। जैवमंडल में जैसे देखिए यहाँ जानवर है। ठीक, वायुमंडल में जैसे यहाँ जहाज में जैसे उड़ रही है वायुमंडल में। उसके बाद जलमंडल में तो यहाँ देखिए पानी है, पेड़ पौधा है। ठीक, सिंचाई हो रही है। ठीक, जल के क्षेत्र में जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है।
पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। इसको पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है। कई प्रकार की गैस जैसे धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यहाँ पृथ्वी का यह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र मतलब वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है। जिसे देखिए एक ताल का परितंत्र ही है, जिसे यहाँ पेड़ पौधा है, यहाँ जानवर है, फूल है। ठीक। मानवीय पर्यावरण ये क्या है? तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। ठीक। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिया का आविष्कार हुआ है। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाऊ या गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, परितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं? आप लगभग 150 शब्द में लिखिए आप। पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? ठीक। जिसे में दिया है, इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? नहीं है। इसमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इसमें कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर है 2 कक्षा 7 का, हमारा पृथ्वी के अंदर मतलब क्या है। ठीक। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग है एक प्याज की तरह। पृथ्वी भी एक ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह को सबसे ऊपर परत को पर्वती कहते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा। ठीक। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे Cl या सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है। ठीक। ये देखिए ये पर्पट
ये जो है आपका हिस्सा स्थल मंडल है, ये हिस्सा मेंटल है, ये वाला जो है कोड मेंटल, आंतरिक कोड है, ये बाह्य कोड है। ठीक है, पर्वती के ठीक नीचे जो मेंटल होता है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड है। देखिए ये महाद्वीपीय पर्वतीय एवं महासागरीय पर्वतीय है। जैसे महाद्वीपीय पर्वतीय है और महाद्वीप है ये। ठीक, ये जो है ये हिस्सा ये महाद्वीपीय पर्वतीय है, ये वाला जो हिस्सा है आपका ये महाद्वीपीय है, ये वाला हिस्सा महासागर हो गया और ये वाला जो हिस्सा है सब आपका महासागरीय पर्वतीय ये भी है। ठीक है, आगे है शैल एवं खनिज। ये क्या है? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय शैल, अवसादी सेंडिमेट्री शैल और कायांतरित मतलब मेटामोरिफिक शैल। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। ठीक, द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्वती पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्वती के अंदर गहराई में ठंडी या ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, यह धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस शैल को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म क्या होता है? शैलों की परतों से दबे मृत पौधे एवं जंतुओं को अवशेषों के जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अकायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल है। ठीक है, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है।
आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू पिट्ठू इसको बोलते हैं, चिबिड्डी मतलब स्टाफ या किट किट, ठीक, ऐसे पत्थरों के नाम है। जैसे देखिए अनेक स्मारकों के चित्र जो एकत्र किए गए तथा शैलों से बनी है। 2 चित्र आपके लिए हम एकत्रित किए गए हैं। जैसे एक लाल किला है और एक ताजमहल है, ठीक। जो लाल किला है लाल बलुआ पत्थर से बना है देखिए, और जो ताजमहल है सब सफेद संगमरमर से बना है। ये आगरा में ताजमहल, ठीक है, ये नई दिल्ली में। आपके जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चय दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रित तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखिए, जैसे अवसाद एक तलछट है, फिर अवसाद सेल, उसके बाद कायांतरित सेल बनता है, इधर से बनता है मैग्मा और आग्नेय सेल, ठीक। ये पूरा मिलाकर सेल चक्र कहते हैं इसको, ठीक, क्रम। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि होता है, ठीक है। और अगला चैप्टर है 3, हमारा बदलती पृथ्वी, ठीक है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति मतलब भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गति में जैसे एक होता है अंतर्जनित बल और एक होता है बहिर्जनित बल, ठीक है। और अंतर्जनित बल में जैसे आकस्मिक बल हो जा गया और उसके बाद पटल अभिरूपण बल,
और आकस्मिक बल में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। अब पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। और बहिर्जनित बल में क्या है, तो अपर्दन और निक्षेपण। और इसमें कौन कौन सा है, तो नदी, बहता जल, पवन है, समुद्री तरंग है और हिमनद है, ठीक है। स्थल प्लेट, तो भू प्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर सतहें टिकी रहती हैं, ठीक है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी भू प्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, ठीक है। जिसे देखें ये ज्वालामुखी है, ठीक। ये क्या प्रपट्टी, और ये मेंटल है, रेड वाली जो है, और ये मैग्मा कोस्ट है, ठीक। ये लावा है, निवास वेंट, क्रेटर है, गैस और राख तरह, ठीक है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपनी होता है। यह कंपनी पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपनी को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे देखिए ये जो आपका है प्लेट सीमा है, और जो ये सर्किल बना है बीच बीच में जो है ये आपका अधिकेंद्र है, ठीक। और जो बड़ा वाला सर्किल है ये सब, ये भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलने लगती है, ठीक है। ऐसे उद्गम केंद्र मतलब वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंप जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक। पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे, ठीक है। पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे जो है भूकंप, ये 3 प्रकार की होती है, ठीक। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से हम कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ठीक है। ये भूकंप का एक लक्षण है। भुज में भूकंप झटके, जैसे 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, ठीक है। भूकंप का मापक एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इस पर रिएक्टर स्केल पर जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होता है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.2 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है।
भूकंप के दौरान क्या आचरण लें जिससे सुरक्षित स्थान पर रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोनों में इनमें से दूरी रहे। आग वाले स्थान से दूरी रहिए। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाले खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहिए। अब पहले से तैयार कैसे अपने दोस्तों एवं परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास करें। ठीक है। मुख्य स्थलाकृतियां अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रकारों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एंजेल जलप्रपात है। ठीक। अन्य जलप्रपात जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक। देखिए ये आपका नियाग्रा जलप्रपात का सीन लोकेशन। कठोर जल शक्ति द्वारा काटे गए मृदा शैल हैं। ठीक है। देखिए जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जैसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी के अपने तटों से बाहर बहने लगती है। ठीक है। बाढ़ के कारण नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तट तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है। जैसे बाढ़ का मैदान है, तटबंध और विसर्प। ठीक। चाप झील हो गया ये जो बीच में छोटी छोटी बना देती है, चाप झील इसको कहते हैं। ठीक है। जिनका वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे देखिए डेल्टा है। ठीक। मुख्य नदी है ये और वितरिका मतलब एक नदी है, इसमें कितने शाखा बन गई है। ठीक है। तो इसको वितरिका बोलते हैं। समुद्री
तरंग के कार्य समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिसमें दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसमें तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ठीक, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भूरकू कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, जैसे समुद्री गुफा हो गया ये। ठीक, और तटीय मेहराब और उसके बाद स्टैक जो अलग से थोड़ा है। ठीक, ये हिमनद है आपका। ठीक, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियों होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे बड़े सैल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। निक्षेपक मतलब हिमनद हिमोर का निर्माण करते हैं। ठीक, पवन कार्य क्या है? तो रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ये देखिए आपका रेगिस्तान है। ठीक है, बालू जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीने एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, इसे प्लेटो क्यों घूमती है? ठीक, अपरदन क्या है? बालू टिब्बा क्या है? समुद्र पुलिन का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, अगला चैप्टर है वायु, कक्षा 7 का 4th चैप्टर वायु है। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों की हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती ठंडी हो जाती है। इस पर रहना असंभव होता है।
किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। वायुमंडल का घटक, वायुमंडल का संगठन। ठीक, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी दो गैसें जिनके वायुमंडल का बड़ा भाग है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, एक हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे जो आपका नाइट्रोजन है इसको 78% है और वही आपका ऑक्सीजन जो है आपका 21% लगभग। ठीक, याद बना है सर्किल आपका। नाइट्रोजन 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है 21%, अन्य में 0.04% आता है और आर्गन जो है आपका 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाए जाते हैं और ऑक्सीजन, या कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है। ठीक है, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर से उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाली जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसमें पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे हम संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और बाह्य मंडल एवं बहिमंडल में अलग अलग भाग में बांटा गया है। ठीक है, जैसे क्षोभ मंडल जो है आपका, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है।
हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। ठीक। और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा और ओला इसी परत के अंदर होता है। जैसे देखिए, ये आपका है क्षोभ मंडल। ठीक है। यही क्षोभ मंडल में आपका ही माउंट एवरेस्ट भी है। इसकी लंबाई कितना है? तो 8,848.86 किलोमीटर। ठीक है। कितना है? तो 8,846.86 किलोमीटर। ठीक है। ये आपका है क्षोभ सीमा, 10 डिग्री मतलब 13 के लगभग रहता है। ठीक है। और जो सप्ताह मंडल होता है इसमें क्या पाया जाता है? तो सप्ताह मंडल में जैसे हवाई जहाज जो आपका होता है, ओजोन होता है, ये आपको सप्ताह मंडल में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी लंबाई जो है 50 तक की लगभग है। ठीक है। अब सप्ताह मंडल के विषय में थोड़ा जान लीजिए। सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग सप्ताह मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यहाँ बारिश का जो मौसम होता है वो बादल उदल नहीं बनता है। ठीक है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसलिए इसमें सप्ताह मंडल के क्षेत्र में जहाज उड़ाया जाता है। और सप्ताह मंडल एक ही महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है। और जो मध्यम मंडल है यह वायुमंडल की तीसरी परत है। पहला का हो गया आपका क्षोभ मंडल, दूसरा सप्ताह मंडल और तीसरा है आपका मध्यम मंडल। इसकी जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर तक की है। ठीक है। यह अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद वायुमंडल है, मंडल या वायुमंडल जो है 100 किलोमीटर की रेंज में। ठीक है। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस पर द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। उसके बाद वायुमंडल जो है आपका सबसे ऊपर होता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है। मौसम एवं जलवायु, तापमान, इसे मौसम एवं जलवायु क्या है? तो यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम एवं जो इसके नियंत्रण बटने से छेड़छाड़ करता है उसे मौसम या वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। उसे हम आर्द्र एवं गैर मौसम किसी भी चिड़चिड़ा बना रहता है। अच्छा व हवादार मौसम हमें आनंद देता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक। तापमान,
तापमान है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। आतपन क्या है? तो सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, जैसे देखिए तापमान मतलब तापमान मापता है, उसके बाद ये वायु दाब मापी, और ये वर्षा की मात्रा मापता है, और ये पवन की दिशा, ठीक है, दर्शाता है। वायु दाब उच्च दाब के साथ, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर भी सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। वायु सदैव उच्च दाब और क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ठीक है, पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उठाती है तो अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देता है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उठाते देख सकते हैं। ठीक है, पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला स्थानीय पवने, दूसरा मौसमी पवने और तीसरा स्थानीय पवने। स्थानीय पवने का मतलब क्या होता है कि व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पश्चिम एवं पूर्व अपने अस्थायी पवने हैं। जैसे जो देखिए पश्चिम से चल रहा है, जैसे ये वाला, अब पूर्व वाला ये हिस्सा है। ठीक है, अब मौसमी पवने जो है, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में जैसे मानसून पवने जो है मौसमी पवने हैं। ठीक है, स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीप। क्या आप भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद करते हैं? उसे लू कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। ठीक है, देखिए ये पवने चल रही हैं आपकी। ठीक है, उच्च वायुदाब या हार्श अक्षांश है, ये आपका उच्च दाब है 90 डिग्री। ठीक है, प्रमुख वायुदाब पेटियां हैं। आर्द्रता क्या है? जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है।
वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होता है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम सहज महसूस करते हैं। जिसे आपका चक्रवाती वर्षा है, गर्म वायु और ये ठंडे वायु है। ठीक है, आर्द्र वायु भी पर्वतीय वर्षा है। जैसे यहाँ जो है आपको गर्म रहती है, ये ठंडी हवा जब ऊपर जाएगी ये तो ये जो धीरे धीरे पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प से संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता है। जैसे देखिए संवहनी वर्षा है, गर्म वायु। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण या वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा एवं पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्ती वर्षा। अगला चैप्टर है आपका 5 कक्षा 7 का जल। ठीक है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, हमें महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का उपयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। देखिए जैसे आपका है अलवर जल के मुख्य स्रोत जैसे नदी, ताल, सोते एवं हिमनद, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। देखिए जैसे ये आपका है जल चक्र। ठीक है, ये आपका जल चक्र है, इसमें वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण के बाद आपका सघन हो रहा है, सघन के बाद वर्षण, वर्षण के बाद फिर आपका वाय। ठीक है, इसी से प्रक्रिया चलता रहता है। ये आपका विश्व का मैप। ठीक है, ये आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपका हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर है और ये आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और देश में इसे देखा जाए तो ये आपका अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और यहाँ आर्कटिक, तो अमेजन नदी यहाँ पर है, ये कैरिबियन सागर, यहाँ नाइजर नदी है। ठीक, आर्यन नदी विक्टोरिया झील है, यहाँ पर का नील नदी है, लाल सागर, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी है। ठीक, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये भूमध्य सागर। ठीक है, अगला आगे है जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। इस जो महासागर का जल है वो 57.3% है। बर्फ छलक जो है 2.0 है। भूमिगत जल जो है 0.68 है। वहीं झीलों का अलवर जल जो है 0.009% है। वहीं आपका नमकीन झीलें जो है 0.99 है। वायुमंडल जो है आपका 0.0019 है। वही नदियां जो है आपका 0.001% है। टोटल 100% होगी। ठीक है, महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तल पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। यह जल संरक्षण की विभिन्न विधियों का प्रबलित किया जाता है। यह आपका है प्रशांत महासागर। ठीक है, तरंगे किसे कहते हैं? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। ठीक है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उड़ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, सुनामी जो है जापानी भाषा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। ये क्या आपका तरंगे है। ठीक है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर
जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तो वह जल तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बहुत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहा जाता है। ठीक है। जैसे सूर्य हो गया आपका, ये पृथ्वी है, चंद्रमा, इसको लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अब बृहद ज्वार भाटा जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जो सूर्य है चंद्रमा और पृथ्वी से दूर हो। ठीक है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होता है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जैसे जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। जैसे जो है आपका महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है। जल जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। शीत धाराएं और धाराएं जो आपका देखिए एक प्रकार मिला जुला के महासागरीय धाराएं हैं। आप लोग इसको थोड़ा मैप में देख लीजिएगा। ठीक है। अगला चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, क्लास 6 का है। ठीक है। वन मतलब उस कटिबंधी सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ
का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ काष्ठ वृक्ष मतलब जैसे रोज, वुड, आबनूस और महोगनी और आदि पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी मार और खा सकते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े किस तरह प्रतीत होते हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होता है जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में हवा के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम हैं। काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये पिक्चर है, ठीक है। शीतोष्ण सदाबहार वन, देखिए हरियाली जैसे शीतोष्ण। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। सामान्यतः महाद्वीपों की पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और यूकेलिप्टस जो है ये पर्यावरण के लिए सही पेड़ नहीं है, ठीक है। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन सा? शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जैसे बांज, एस, बीज आदि हिरण, लोमड़ी, भेड़ियों यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये फीजेंट है और ये आपका मोनाल है। कितना सुंदर पिक्चर है, ठीक है। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक। भूमध्य सागरीय वनस्पति, ठीक है। ये क्या है? महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग को शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया की भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। यह वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी
ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। शंकुधारी वन क्या है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इस इसे इन्हें भी टैगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मृग, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, ये शंकुधार वन है वाला। घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। घास काफी ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। समानांतर रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। जैसे देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल, ये जिराफ है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, इंटीलीप पाए जाते हैं। अब कटीली झाड़ियां जैसे शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? जो रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। कमेंट में आप लोग इसको बताइए। ठीक है, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। जैसे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवों प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे सील, वाइलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू और ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। ठीक है, अब कुछ विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल, इसे पूर्वी अफ्रीका सवाना है। ब्राजील कंपोज घास है। वेनेजुएला में लानोस घास। ठीक है, ये पूछता भी एग्जाम में बहुत तेजी से, यूपी पीछे वाले खासकर। उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय घास स्थल जो है अर्जेंटीना पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ठीक है, ये वहां के घास स्थल है। अगला चैप्टर है मानवीय पर्यावरण बस्तियां मतलब परिवहन एवं संचार।
ठीक है। बस्ती वे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। उसे प्रारंभिक प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। ठीक है। जैसे सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई। ठीक है। ये देखिए बस्तियां हैं। बस्तियां अस्थायी और अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों में एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अवसर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट संग्रह या स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं। ठीक है। जैसे परिवहन परिवहन है यातायात के साधन के रूप में परिवहन का घोड़ा गाड़ी इसको कहते थे उस समय। परिवहन लोगों एक सामान के आगमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। ठीक है। और सड़क मार्ग की दूरी जो यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। ठीक है। जैसे राजमार्ग है, जैसे भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है। ये देखिए कच्ची सड़क है, ये आपकी पक्की सड़क है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। ठीक है। ये आपका है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है। ये आपका है जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, एक अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा समुद्री मार्ग। गंगा अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री मार्ग जो है महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते थे। ठीक है। वायुमार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित एवं परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। संचार दूसरे पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव को संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लेता है। ठीक है। ये आपका है विश्व समुद्री हवाई पत्तनम। अगला चैप्टर है 8 मानव पर्यावरण मतलब अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है। जैसे अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें।
ध्यान से कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10% उत्तर और 10% दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों जैसे पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अप्रवाहित होती है। जैसे देखिए ये आपका है अमेजन बेसिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। ये अर्जेंटीना आपका चिली हो गया, ये अमेजन बेसिन, ये वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया, ठीक है। ऐसे जैसे ये आपका जैसे सहायक नदियों में जैसे छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है, वह मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। उसे अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन होते हैं। पत्तियों तथा शाखाओं से छत से बनी होती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनपती सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होती है, ठीक है। ये अमेजन वन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री तथा 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसे गंगा की सहायक नदी एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें प्रवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां के नाम ढूंढ लीजिए आप, ठीक है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के दौरा मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरपात तथा सुंदरवन डेल्टा, जैसे देखिए आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ये आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र, ठीक है। ये आपका गंगा ये आपका है, यही आपका गंगा बेसिन है, ठीक है। और ये जो आपका हिस्सा आया है ये आपका ब्रह्मपुत्र है। ये आपका कर्क रेखा है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान होगा, ये चीन का तिब्बत है, अरब सागर और बंगाल खाड़ी, ठीक है। ये बांग्लादेश है, यह म्यांमार। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। ठीक है, पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है।
भिन्न विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने घास, बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। जैसे धान की कृषि है ये, और ये असम की चाय बागान। जूट, बांस और सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। ठीक है। बेसिनों में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें जैसे हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के सांप, जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलाशी जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है, देखिए मगर है, ये आपका गैंडा एक सिंग वाला, ये वेदिका कृषि। ये आपका है बाघ। ठीक है। अगला चैप्टर है आपका 9, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। ठीक है। तो जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधे के प्रकार यहाँ की जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: शीतोष्ण घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की घास स्थल। ठीक है। जैसे आपको पियरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। ये शीतोष्ण घास स्थल को पियरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में पियरी वृक्ष रहित, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। ठीक है। पियरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका का मानचित्र देखिए। जैसे देखिए उत्तर अमेरिका का मानचित्र है। ठीक है। अमेरिका के पियरी का अपवाहन मिसिसिपी को सहायक नदियां तथा कनाडा के पियरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। ठीक है। ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। एक कनाडा हो गया आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीनलैंड हो गया, ये मैक्सिको। ठीक है। ये प्रशांत महासागर हो गया। पियरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है का निवास स्थल रहे हैं। लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवास थे। पियरी अन्य आदिवासियों जैसे आपची कुकरो ट्री तथा पानी के भी निवास स्थल रहे हैं। ठीक है। जलवायु महाद्वीप के
मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से 20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्यतः होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोधक की अनुपस्थिति में यहाँ चिनकू नामक एक स्थानीय पवन है। चिनकू मतलब यह गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है और तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। वनस्पति एवं प्राणी जात पियरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। जहां जल उपलब्ध होता है वहां सरपत मतलब विलो, आलंडर एवं पालवर जैसे पेड़ उगते हैं। ठीक है। वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकस्बर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो वेल्ड के घिरे से नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को चिन्हित करता है। ठीक है, चिन्हित करता है। यह है आपका अफ्रीका। ठीक है। एशिया हो गया आपका। ये भूमध्य सागर है। यह अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर। ये आपका करके रेखा यहाँ गुजरा। ठीक है। ऑरेंज नदी है। ठीक। जलवायु हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वर्ल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जलवायु सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। देखिए जैसे आपका ये इंडिया हो गया, यहीं पर आपका हिंद महासागर है। ठीक है। वनस्पति एवं प्राणी जात, जैसे यहाँ वनस्पति विरल है। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए ओल्ड में उगते रहते हैं। जैसे ओल्ड के प्रमुख जानवर जैसे शेर, तेंदुआ, चीता, कुडू है। ठीक है। निवासी जैसे वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यद्यपि जहां उपजाऊ भूमि है वहां फसल उगाई जाती है, जैसे मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट। ठीक है। दसवां चैप्टर रेगिस्तान में जीवन, ये कक्षा 7 का भूगोल का लास्ट चैप्टर है। ठीक है। विश्व में के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान में गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है। गर्म रेगिस्तान सहारा। ठीक है। विश्व व अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा की
रेगिस्तान का पता लगाइए। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.454 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में से घिरा हुआ है। यह देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया एवं पश्चिम सहारा रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। ठीक है, यह है आपका अफ्रीका, यह महाद्वीप का सहारा है। ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र है। ठीक है, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये जो क्षेत्र है आपका है, यह है सहारा मरुस्थल। ठीक है, आज सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्यतः जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। ठीक है, जलवायु जैसे सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अश्विनी रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये क्या है? तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे रहित द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ऊंट, लगड़बंगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान का लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियां और महाखंड मतलब गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक महानियां हैं, जैसे ग्रैंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, क्योंकि यह हिमालय के मिष्टी छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये लद्दाख है आपका, ये सियाचिन हिमनद है। उसके बाद ये कारगिल हो गया आपका, ठीक, ये तिब्बत हो गया, वनस्पति एवं प्राणी जात,
यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर आज का एनसीईआरटी समाप्त होने जा रहा है। कंप्लीट कक्षा 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कंप्लीट आज हो गया इसमें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो आपको सुझाव हो कुछ चीजें तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।